एक तरफ विज्ञान के इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी और एडवर्ड टेलर। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार मतलब परमाणु बम बनाया था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ था इनका गुरु, वो इंसान जिसने इन दिग्गजों को क्वांटम भौतिकी पढ़ाई थी। सही बात है, लेकिन जब उसी ज्ञान का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाने लगा तो उस गुरु ने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया था। ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, लेकिन उससे अपना नोबेल पुरस्कार पाने के लिए पूरे 28 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, जो कि विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा अन्याय माना जाता है। बिल्कुल। हेलो फिजिसिस्ट्स, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ डॉक्टर फिजिसिस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के आज के इस महाविश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये अन्वेषण काफी खास होने वाला है। एकदम खास। आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी उस क्रांतिकारी सोच पर बात करेंगे जिसने इस ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मैक्स बॉर्न की। एग्जैक्टली, मैक्स बॉर्न। आज के स्रोतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए हम एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक और एक पक्के शांतिवादी के उस सफर को समझेंगे जो बहुत रोशन है पर विवादों से भी काफी घिरा हुआ है। सही कहा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है इसकी शुरुआत उस वैचारिक भूकंप से होनी चाहिए जिसने भौतिकी की पुरानी नींव को हिला दिया था। हाँ, देखिए, अगर हम 20वीं सदी की शुरुआत तक के वैज्ञानिक नजरिए को देखें ना, तो पूरी दुनिया क्लासिकल डिटर्मिनिज्म यानी निश्चितता के सिद्धांत पर यकीन करती थी। मतलब न्यूटन का युग था वो। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये ब्रह्मांड एक विशाल और सटीक घड़ी की तरह काम करता है। सब कुछ फिक्स है। हाँ, जैसे अगर हमें ये पता हो कि एक गेंद किस गति से और किस दिशा में फेंकी गई है, तो हम सटीक गणित लगाकर बता सकते हैं कि वो कहाँ जाकर गिरेगी। यानी हर कारण का एक निश्चित परिणाम था। एग्जैक्टली। लेकिन 1920 के दशक में जब वैज्ञानिक परमाणुओं के अंदर झांकने लगे तो ये घड़ी वाली जो निश्चितता थी वो अचानक फेल हो गई, पूरी तरह से काम करना बंद कर दी। और इसी अनिश्चितता के बीच से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, और जिसके बिल्कुल केंद्र में मैक्स बॉर्न खड़े थे। हाँ, ये वो समय था जब गॉटिंगन विश्वविद्यालय दुनिया भर के भौतिक विज्ञानियों के लिए एक मक्का बन चुका था। 1920 के दशक के मध्य की बात है। सही कहा। वहीं पर मैक्स बॉर्न ने अपने दो बेहद प्रतिभाशाली सहयोगियों वर्नर हाइजेनबर्ग और पास्कुअल जॉर्डन के साथ मिलकर एक नया गणितीय ढांचा तैयार किया, जिसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहा जाता है। बिल्कुल, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मैट्रिक्स आखिर था क्या और इसने इतना तहलका क्यों मचाया। हाँ, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में तो हम किसी भी कण की स्थिति और गति को सामान्य नंबरों में मापते थे। हाँ, जैसे 3 को 4 से गुणा करें तो 12 आता है, और 4 को 3 से गुणा करें तो भी 12 ही आता है, जिसे कम्यूटेटिव गणित कहते हैं। सही। लेकिन हाइजेनबर्ग और बॉर्न ने जब सब एटॉमिक कणों की ऊर्जा की छलांग लगाने का, जिसे क्वांटम लीप्स कहते हैं, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने सामान्य संख्याओं की जगह संख्याओं के ग्रिड का इस्तेमाल किया, जिन्हें मैट्रिसेस कहते हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि क्वांटम दुनिया में ए को बी से गुणा करना बी को ए से गुणा करने के बराबर नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और यही वो गणितीय खोज थी जिसने साबित किया कि क्वांटम स्तर पर आप किसी कण की स्थिति और गति दोनों को एक साथ सटीकता से नहीं माप सकते। बाप रे, मतलब जिस क्रम में आप ब्रह्मांड को मापते हैं वो क्रम असल में परिणाम को ही बदल देता है। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये इस बात का गणितीय प्रमाण था कि प्रकृति अपने सबसे मूल स्तर पर हमारी सामान्य समझ या कॉमन सेंस का पालन नहीं करती। लेकिन क्रांति तो सिर्फ यहाँ नहीं रुकी ना। 1926 में जो हुआ वो शायद मैक्स बॉर्न का सबसे बड़ा योगदान था। वेव फंक्शन वाली बात। हाँ, उस समय एर्विन श्रोडिंगर ने अपना मशहूर वेव फंक्शन समीकरण दिया था। श्रोडिंगर का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण असल में किसी भौतिक तरंग की तरह अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, जैसे पानी में लहरें उठती हैं या कोई बादल फैला होता है। एग्जैक्टली। लेकिन बॉर्न ने श्रोडिंगर की इस व्याख्या को सिरे से खारिज कर दिया, पूरी तरह से। बॉर्न ने जो नया नियम दिया, जिसे आज हम बॉर्न रूल कहते हैं, उसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये वेव कोई भौतिक चीज या फैला हुआ चार्ज नहीं है, बल्कि ये प्रायिकता आयाम यानी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। और इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। इसे लूडो के पासे की तरह समझें।
क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि अगर हमें हवा का दबाव और हाथ की ताकत पता हो। तो हम बता सकते हैं कि पासे पर कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा या 4। हाँ, लेकिन बॉर्न ने कहा कि सब एटॉमिक लेवल पर ये दुनिया एक पासे की तरह ही रैंडम है। आप केवल संभावना बता सकते हैं, पक्का परिणाम नहीं। मतलब आप सिर्फ ये गणना कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ पाए जाने की संभावना 70% है और वहाँ पाए जाने की 30%। और जब तक आप उसे मापते नहीं, वो इलेक्ट्रॉन उन सभी संभावित स्थितियों के एक सुपरपोजिशन में रहता है। ये लूडो के पासे वाला विचारना ब्रह्मांड को देखने के तरीके में इतना बड़ा बदलाव था कि उस दौर के कई महान वैज्ञानिक इसे हजम ही नहीं कर पाए। और उनमें सबसे बड़ा नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन का। बिल्कुल, आइंस्टीन इस बात से गहरे सदमे में थे। वो डिटर्मिनिज्म के पक्के समर्थक थे। हाँ, उनका मानना था कि अगर कोई चीज रैंडम लग रही है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उसके पीछे का असली कारण अभी पता नहीं है। उनका मानना था कि प्रकृति मूल रूप से रैंडम नहीं हो सकती। इसी झुंझुलाहट में आइंस्टाइन ने बॉर्न को वो मशहूर पत्र लिखा था। हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता। सही कहा। आइंस्टाइन का तर्क था कि प्रकृति के नियम पूर्ण और सटीक होने चाहिए, केवल संभावनाओं पर टिके हुए नहीं। ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। आइंस्टाइन, जिन्होंने खुद रिलेटिविटी की थ्योरी देकर न्यूटन को चुनौती दी थी, वो खुद क्वांटम थ्योरी की इस नई अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद बॉर्न और आइंस्टीन के बीच पत्रों के जरिए करीब 40 सालों तक एक लंबी बहस चली। ये बहस तीखी जरूर थी, लेकिन इसमें गहरा सम्मान भी था। बॉर्न अपनी प्रायिकता की गणितीय व्याख्या पर अडिग रहे, क्योंकि प्रयोग लगातार उनके पक्ष में आ रहे थे। और अंततः विज्ञान के प्रयोगों ने साबित कर दिया कि बॉर्न सही थे। क्वांटम दुनिया वाकई में पासे फेंकती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर बॉर्न का ये प्रायिकता का विचार इतना ही क्रांतिकारी था, जिसने पूरी क्वांटम फिजिक्स का आधार तय किया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके अपने छात्र वर्नर हाइजेनबर्ग को 1932 में अकेले नोबेल पुरस्कार मिल गया और बॉर्न को दशकों तक नजरअंदाज किया गया? देखिए, विज्ञान के इतिहास में इसे सबसे बड़ी चूकों में से एक माना जाता है। जब 1932 में हाइजेनबर्ग को नोबेल मिला तो वो खुद हैरान और शर्मिंदा थे। सच में? हाँ, उन्होंने बॉर्न को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें ये सम्मान अकेले लेते हुए एक खराब अंतरात्मा यानी बैड कॉन्शियंस का एहसास हो रहा है। जाहिर है, क्योंकि मैट्रिक्स मैकेनिक्स के निर्माण में बॉर्न और जॉर्डन का योगदान भी तो उतना ही था। बिल्कुल, और बॉर्न को अपना हक पाने के लिए 1954 तक इंतजार करना पड़ा, जब वो 72 वर्ष के हो चुके थे। बाप रे, 28 साल का इंतजार। तो असल में नोबेल समिति को बॉर्न के काम से आपत्ति क्या थी? क्या उन्हें लगता था कि बॉर्न की गणित बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है? एग्जैक्टली। उस समय नोबेल समिति में कार्ल ओसीन जैसे विशेषज्ञ थे जिनका नजरिया बहुत ही पारंपरिक था। अच्छा। वे बॉर्न के मैट्रिक्स मैकेनिक्स को असली भौतिकी नहीं मानते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक अमूर्त गणित का खेल था। मतलब नोबेल समिति ऐसे सिद्धांतों को पुरस्कृत करने से हिचकिचाती थी जो प्रयोगों के बजाय विशुद्ध गणित पर ज्यादा निर्भर हों। हाँ, और इसके अलावा उस दौर में सैद्धांतिक भौतिकी के भीतर भी एक गहरी बहस चल रही थी, क्वांटाइजेशन को लेकर। बॉर्न जॉर्डन क्वांटाइजेशन और हरमन वेल के क्वांटाइजेशन के बीच का टकराव। सही पकड़ा आपने। हरमन वेल का नियम गणितीय रूप से बहुत ही सम्मित था, दिखने में बहुत सुंदर और सुडौल लगता था, इसलिए वो ज्यादा लोकप्रिय हो गया। लेकिन विज्ञान में सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं होता, उसे वास्तविकता पर भी खरा उतरना होता है। बिल्कुल। जहां तक मैं समझती हूँ, वेल का नियम भले ही गणितीय रूप से आकर्षक था, लेकिन जब ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन की बात आया तो बॉर्न जॉर्डन का नियम ही सही बैठा। और सिर्फ यही नहीं, बॉर्न की गणित ने ही ये साबित किया कि श्रोडिंगर का वेव मैकेनिक्स और हाइजेनबर्ग का मैट्रिक्स मैकेनिक्स अलग नहीं है, बल्कि एक ही क्वांटम वास्तविकता को देखने के दो अलग अलग गणितीय चश्मे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये एक तरह का वैज्ञानिक अन्याय नहीं था कि एक गुरु को सिर्फ इसलिए नोबेल से दूर रखा गया क्योंकि उनकी गणित बहुत ज्यादा जटिल थी? इसे निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक अन्याय कहा जा सकता है। इतिहास बताता है कि बॉर्न की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। और उनकी बहुमुखी प्रतिभा देखिए, रसायन विज्ञान में भी उनका बड़ा योगदान था। हाँ, बॉर्न-हैबर साइकिल। बिल्कुल। नमक जैसे आयनिक क्रिस्टल कैसे बनते हैं, ये समझने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला जिससे वैज्ञानिक ऊर्जा की गणना कर सकते थे। मतलब जो दिमाग ब्रह्मांड के सबसे अदृश्य कणों को सुलझा रहा था, वही रोजमर्रा के नमक के क्रिस्टल्स को भी डिकोड कर रहा था। ये अपने आप में कमाल है। लेकिन बॉर्न की इसी जटिल गणितीय अप्रोच से आगे चलकर एक और बड़ा विवाद खड़ा किया, और दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद जर्मनी में नहीं, भारत में हुआ था। हाँ,
ये कहानी का वो हिस्सा है जहां विज्ञान इतिहास से टकराता है। 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई और माहौल तेजी से सहरीला होने लगा। मैक्स बॉर्न यहूदी मूल के थे। इसी कारण से उन्हें उसी गॉटिंगन यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया, जिससे उन्होंने खुद इतना बड़ा केंद्र बनाया था। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए पहले ब्रिटेन गए और फिर 1935 में सीवी रमन के निमंत्रण पर 6 महीने के लिए बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान आए। हाँ, IISc बेंगलोर में उनका समय बहुत ही उत्पादक रहा, लेकिन विवादों से भी भरा रहा। उन्होंने वहां द मिस्टीरियस नंबर 137 पर एक बहुत मशहूर लेक्चर दिया था ना। हाँ, जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को दर्शाता है, प्रकाश और पदार्थ आपस में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये उस पर था। लेकिन जो असली हलचल मची वो बॉर्न और रामन के बीच लैटिस डायनामिक्स को लेकर हुए टकराव से मची। बिल्कुल, लैटिस डायनामिक्स मतलब किसी ठोस क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं की संरचना और उनके कंपन का अध्ययन। बॉर्न इसके जनक थे और उनका सिद्धांत पूरी तरह से कठोर गणित पर टिका था। हाँ, अपने समीकरणों को सुलझाने के लिए बॉर्न ने एक गणितीय कल्पना का सहारा लिया था, जिसे साइक्लिक बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। इसका मतलब ये मान लेना कि क्रिस्टल का ढांचा एक लूप में खुद को अनंत रूप से दोहराता है। एग्जैक्टली। लेकिन सीवी रामन इस तरह की अमूर्त गणितीय कल्पनाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्योंकि रामन तो एक एक्सपेरिमेंटल वैज्ञानिक थे। वो प्रयोगशाला में एक्सरे की तस्वीरों को देखते थे और अपने प्रयोगों के डेटा और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते थे। रामन को लगता था कि एक क्रिस्टल की एक भौतिक सीमा होती है, तो वो अनंत लूप में कैसे हो सकता है? सही बात है। इसी असहमति के चलते रामन ने अपनी एक अलग और सरल थ्योरी पेश कर दी। गणितीय परफेक्शन पर जोर देता है बॉर्न की तरह। हाँ। और उसका टकराव एक लाइव परफॉर्मर से हो जाए जो स्टेज पर बजने वाले असली वाद्य यंत्रों की आवाज पर भरोसा करता है। रामन की तरह बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। ये महज ईगो क्लैश नहीं था, ये विज्ञान को आगे बढ़ाने के दो अलग अलग दर्शनों का टकराव था। थियोरेटिकल बनाम एम्पिरिकल। बिल्कुल। दशकों तक ये बहस चलती रही कि सही मॉडल किसका है। फिर 1962 में जब कंप्यूटरों का युग आ गया, हाँ, भारी कैलकुलेशन से प्रयोगों और डेटा ने अंतिम फैसला सुनाया। और वो फैसला ये था कि मैक्स बॉर्न की वो जटिल गणितीय थ्योरी ही सही थी। रामन का अंतर्ज्ञान गणित के सामने कमजोर साबित हुआ। बॉर्न की गणितीय कठोरता ने खुद को सही साबित कर दिया और इसी सटीकता का नतीजा था कि उनके पढ़ाए छात्रों ने इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, एक गहरा पैराडॉक्स सामने आता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाला पैराडॉक्स। हाँ, बॉर्न के छात्रों ने उसी क्वांटम भौतिकी का इस्तेमाल करके परमाणु बम बना लिया, लेकिन बॉर्न ने खुद इस प्रोजेक्ट से साफ इनकार कर दिया। अगर आप मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों की लिस्ट देखें ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो गॉटिंगन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की लिस्ट हो। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो डायरेक्टर थे, वो बॉर्न के छात्र थे। एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर, जॉन वॉन न्यूमन, इन सभी ने बॉर्न के सानिध्य में काम किया था। ये कितनी बड़ी विडंबना है, जिस इंसान को उसके अपने देश जर्मनी ने बेदखल कर दिया, उसे अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ऐसे में कोई भी सामान्य इंसान अपने उत्पीड़कों के खिलाफ हथियार बनाने में मदद करता। हाँ, बॉर्न को भी न्योता मिल सकता था, लेकिन वो एक पक्के शांतिवादी थे। उन्होंने सैन्य रिसर्च में शामिल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने विज्ञान की ताकत से ज्यादा विज्ञान की नैतिकता को चुना। बॉर्न का मानना था कि जिस युग में विज्ञान पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, वहां दार्शनिक और मानवीय परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके लिए विज्ञान केवल समीकरण नहीं थे, बल्कि इंसानियत की भलाई का टूल था। और रिटायर होने के बाद उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। वो वापस जर्मनी लौट गए। हाँ, जिसका आइंस्टीन ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि आइंस्टीन जर्मनी को माफ नहीं कर पाए थे। लेकिन बॉर्न ने नफरत की जगह सुलह का रास्ता चुना और 1955 में उन्होंने ऐतिहासिक रसल आइंस्टाइन मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर भी किए, जो परमाणु हथियारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। इससे पता चलता है कि वो केवल प्रायिकता के वास्तुकार नहीं थे, बल्कि वैश्विक शांति के पैरोकार भी थे। बिल्कुल। आज के इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने पर यह साफ हो जाता है कि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अनिश्चितता ब्रह्मांड का दोष नहीं, उसका एक प्राकृतिक हिस्सा है। सही कहा। अब इस चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं के विचार के लिए एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है, जो खुद मैक्स बॉर्न ने कही थी। वो सच्चाई वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा था कि दुनिया में सारी बुराई की जड़ इस विश्वास में है कि केवल एक ही सच्चाई है और वो सच्चाई मेरे पास है। ये बहुत ही पावरफुल विचार है ना?
जरा सोचिए, अगर ये ब्रह्मांड सब एटॉमिक लेवल पर ही प्रायिकता और अलग-अलग संभावनाओं पर चलता है, तो क्या प्रकृति हमें ये नहीं बता रही कि पूर्ण निश्चितता एक भ्रम है? एग्जैक्टली। जब समाज या राजनीति में लोग मान लेते हैं कि केवल उनका सत्य ही अंतिम सत्य है, वहीं से टकराव जन्म लेता है। क्या बात है! मतलब क्वांटम फिजिक्स हमें समाज में सहिष्णुता और खुलापन सिखाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, विज्ञान केवल ब्रह्मांड को ही नहीं, हमारी मानवीय चेतना को भी आईना दिखाता है। एकदम सही। और इसी गहरे विचार के साथ डॉक्टर फिजिसिस्ट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के आज के इस महाविश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, ज्ञान का अन्वेषण करते रहिए और फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में।